नेटवर्क में आप किसी भी तरह का ट्रांसमिशन करते हो, आईपी और मैक एड्रेस वगैरह तो यूज हो ही रहे हैं, बट आप एक सर्वर से आप मल्टीपल सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक ही सर्वर मल्टीपल सर्विसेज प्रोवाइड करा सकता है। तो वो सर्विस जो होती है उनकी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल नंबर या पोर्ट नंबर। ठीक है, अब आगे चल के हम पढ़ेंगे पोर्ट नंबर एंड प्रोटोकॉल नंबर में डिफरेंस क्या है, ये आगे का टॉपिक रहेगा। बट फिलहाल ये समझ लो कि दोनों सर्विस की भी आइडेंटिटी होती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो आपका इंट्रोड्यूस कराया गया था वो टोटल आपके प्रोटोकॉल नंबर इंट्रोड्यूस कराए गए थे, और ये प्रोटोकॉल नंबर टोटल आपके 0 to 255 तक होते हैं। ठीक है, मतलब 8 बिट में लिखे जाते हैं। इसी के अंदर दो इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल होते हैं, दैट्स कॉल्ड टीसीपी एंड यूडीपी। ठीक है, जिनका प्रोटोकॉल नंबर क्या होता है। ठीक है, फिर इन दोनों पोर्ट नंबर्स के अंदर आप कह सकते हो इन दोनों प्रोटोकॉल नंबर्स के अंदर सारे पोर्ट नंबर्स काम कर रहे होते हैं। समझ गए, इस तरह से फॉर्मेट डिफाइन है। कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट नंबर्स प्रोटोकॉल नंबर है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जैसा स्लाइड में दिखाई देता हूँ आपको। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे प्रोटोकॉल नंबर आपको इजीली मिल जाएंगे। जैसे मैंने बताया था आपको, टोटल 0 to 255 तक पोर्ट नंबर्स हैं, लिख रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, और टोटल जो पोर्ट नंबर्स हैं 255 तक है, लेकिन सारे यूजफुल नहीं है, उसमें से कुछ सर्विसेज आपके रिजर्व है। तो टोटल आपको जो यहाँ देखने को मिलेंगे ना, 147 तक देखने को मिलेंगे। उसके बाद वाले या तो अनसाइन है या फिर अलग अलग सर्विसेज के लिए रिजर्व है। अच्छा, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, वो आप पढ़ लोगे। कहाँ से निकालोगे आप, चाहे GPT या किसी से भी पूछ सकते हो, वो सब आपको बता दें। यहाँ तो मैं वैसे एक ओवरव्यू दे देता हूँ, जैसे आपका एक इम्पोर्टेंट है ये फर्स्ट वाला, उसमें मतलब आईसीएमपी, उसका पोर्ट नंबर आपको पता होना चाहिए। आईसीएमपी किस लिए यूज होता है ये पता होना चाहिए, हालांकि आगे हम पढ़ेंगे। आईजीएमपी पता होना चाहिए, आईपी टू आईपी टनलिंग, टीसीपी के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे ही जब आप आगे बढ़ोगे, इसके बारे में पता होना चाहिए, मक्स के बारे में पता होना चाहिए, फिर और आगे जाओगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं। आरडीपी आपको पता होना चाहिए, रिलायबल डेटा प्रोटोकॉल कैसे काम करता है। ठीक है, डीएससी भी पता होना चाहिए, डेटा कंजेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज होता है। और एक आपका आता है आईडीपीआर, यूज होता है राउटिंग के अंदर, बड़े अपर लेवल पे जब हम एसडी मैन इम्प्लीमेंट करते हैं राउटिंग पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। IPv6 का प्रोटोकॉल नंबर, कि IPv6 पैकेट इनकैप्सुलेट कैसे होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फिर नीचे आप आओगे तो आपको देखने को मिलेगा जीआरई। जीआरई किसी को पता है किस लिए यूज होता है। जेनरिक राउटिंग इनकैप्सुलेशन, बेसिकली आपका टनलिंग प्रोटोकॉल है, वीपीएन प्रोटोकॉल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो वीपीएन भी लेयर 3 की सर्विस है, लेयर 3 के थ्रू ही आपका वीपीएन हैंडल किया जाता है। अच्छा, ठीक है, तो ऐसे करके ये जो मैंने कुछ कुछ बता दी जो मेरे नोन में थे, बहुत सारे मैं भी नहीं जानता हूँ इसमें से। ठीक है, बट इम्पोर्टेंट है। तो जब आप सर्च करोगे ना इनके बारे में निकालोगे, जैसे स्किप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप भी सिंपल की मैनेजमेंट फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है, बट इनकी अलग अलग सर्विस, अलग अलग रोल। तो ऐसे आप सारे निकालोगे, टोटल मान लो मैक्स टू मैक्स जाएगा 20 25, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। तो ये आपको इसमें से छांटने हैं और निकालने हैं। ठीक है, और इनको इनके बारे में पढ़ना है, याद नहीं करना है। पढ़ना इन द सेंस जीआरई के बारे में सर्च करो, कैसे कैसे कहाँ कहाँ यूज होता है, प्रोटोकॉल भी याद हो जाएगा, नंबर भी याद हो जाएगा, सर्विस भी याद हो जाएगी। फायदा क्या होगा कि इंटरव्यू में ना पर्टिकुलर सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया जाता है, पूछा जाता है, वो आपको पहले से अवेयर है। गॉट इट। तो हाँ, वापस आते हैं टॉपिक पे, कि इसी में मैंने बताया कि दो प्रोटोकॉल्स हैं, टीसीपी एंड UDP 6 और 17। ठीक है, ये 70 और ये 6, ये दोनों के अंदर क्या काम कर रहे होते हैं, सारे के सारे पोर्ट नंबर्स। ठीक है, पोर्ट नंबर क्या होते हैं,
इसको कौन असाइन करता है? आईना असाइन करता है। ठीक है, पोर्ट नंबर या तो टीसीपी के अंदर या यूडीपी के अंदर डिफाइन किए जाते हैं। और पोर्ट नंबर हमेशा जो डिफाइन किया जाता है कितने बिट में डिफाइन किया जाता है? 16 बिट में। 16 बिट में कितनी वैल्यू आती है? टोटल पोर्ट नंबर्स आपके ये हैं। ठीक है। देखो, हर सर्विस की आइडेंटिटी देना जरूरी है। स्टार्टिंग में काम आइडेंटिटी से ही शुरू हुआ था, नाम तो इसके बाद में डिस्क्राइब करना शुरू किया गया है। ठीक है, 80 पहले वर्किंग में आया, फिर उसको डिफाइन किया गया। इसको ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, टेक्स्ट ट्रांसफर करता है एक सर्वर से क्लाइंट के पास। ठीक है, इसलिए आप एच टी टी पी एस या एच टी टी पी का यूज करके वेब एक्सेस करते हैं। आईपी तो डेस्टिनेशन डिफाइन करेगा, बट आईपी के बाद सर्विस भी तो फाइंड आउट करना है, वो पोर्ट नंबर ही कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें फिर प्रोटोकॉल नंबर का जो रोल होता है ना, वो आपका लेयर 3 लेवल, मतलब ये समझ लो कि अगर कहीं पे भी लेयर 3 लेवल पे सर्विस की बात की जा रही है, तो वहाँ प्रोटोकॉल नंबर की बात करी जा रही है 0 to 255 के बीच में। ठीक है। और सर्विसेज की बात करी जा रही है, तो मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करी जा रही है, जो आगे हम पढ़ने वाले हैं मॉडल, इसमें सब चीजों को समझेंगे। तो वहां पे आपका पोर्ट नंबर्स की बात करी जा रही है, चाहे वो टीसीपी के अंदर हो चाहे यूडीपी के अंदर। ठीक है। इन सब के बीच में एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं आई ट्रिपल स्टैंडर्ड्स। किसी ने सुना है स्टैंडर्ड्स के बारे में? अच्छा, जो अथॉरिटी फिक्स रूल बनाती है ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए। सॉरी, आपकी वॉइस थोड़ी सी हमिंग में थी, इसलिए समझा नहीं, क्या बोल रहे हो आप? सर, जो रूल्स सबके लिए सेम रहते हैं हर जगह। हाँ हाँ। रूल्स, विच काइंड ऑफ रूल्स की बात कर रहे हो? स्टैंडर्ड्स जैसे सर आईपी 32 बिट की होगी, ऐसे स्टैंडर्ड्स जो फिक्स करते हैं। अ, चलो देखो, होता क्या है कि हार्डवेयर को रन कराने के लिए क्या चाहिए होता है? उसको क्या कहते हैं टेक्निकल? ड्राइवर कहते हैं। ड्राइवर चाहिए होते हैं ना। माउस लगाओगे, माउस का ड्राइवर चाहिए। डिस्प्ले लगाओगे, डिस्प्ले का ड्राइवर चाहिए। कैमरा लगाओगे एक्सटर्नल, उसका ड्राइवर चाहिए होता है, नहीं चाहिए होता? तो वही ड्राइवर ही एक तरह से स्टैंडर्ड्स है। ठीक है। इसको ज्यादातर स्टैंडर्ड्स को कौन मेंटेन करते हैं? ज्यादातर स्टैंडर्ड्स आपकी ये वाली ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन करती है, आई ट्रिपल। ठीक है, इसी ने क्या डिफाइन किया था? इसी ने मैक एड्रेस भी डिफाइन किया। ठीक है। स्टैंडर्ड्स होते क्या है? ये वर्जन्स डिफाइन करते हैं, हार्डवेयर की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। क्या हार्डवेयर अभी अपडेटेड स्टैंडर्ड्स पे काम कर रहा है नहीं कर रहा, ये बताते हैं। ठीक है। अब मान लो कल को आपने एक कंपनी खोली और आप कह रहे हो कि मेरे पास एक वाईफाई 7 है, तो वाईफाई 7 किस बेस पे आप बोलोगे? आप कहोगे टेस्ट कर लो, आपने मैन्युफैक्चर किया है। तो टेस्टिंग के लिए मेरे पास प्रॉपर टूल्स नहीं होंगे। ठीक है, बहुत हजारों टूल्स आते हैं इसके टेस्टिंग करने के लिए। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है या ट्रिपल, उसने कहा कि भाई इसकी टेस्टिंग हम करेंगे, और हम बताएंगे कि इसकी इसकी बैंडविड्थ का दावा किया जा रहा है कि बैंडविड्थ पे है भी है नहीं। ठीक है। तो आई ट्रिपल क्या करेगी? टेस्टिंग करेगी, स्टैंडर्डाइज करेगी, और अपने वेबसाइट वेब पैनल पे बता देगी कि एक नया स्टैंडर्ड है जो इतनी हाई स्पीड के साथ काम कर सकता है। ठीक है। अब ग्लोबली कहीं पे भी परचेज किया जाएगा तो आई ट्रिपल स्टैंडर्ड्स के नाम पे ही परचेज किया जाएगा कि भाई ये 100 Mbps या 1000 Mbps या 10 Gbps की स्पीड प्रोवाइड कराता है। ठीक है। तो ये काम होता है स्टैंडर्डाइज का, मतलब ये होता है। तो अब स्टैंडर्ड्स का ना टेक्निकली कोड होता है, हर एक स्टैंडर्ड का एक कोड डिफाइन किया जाता है। इस तरह की कोड की बात कर रहा हूँ, तो शायद आपने अपने लैपटॉप में, फोन्स में इन कोड्स को देखा होगा। ये होते हैं कोड्स। आप जो केबल यूज कर रहे होते हो वो स्टैंडर्डाइज होती है, केबल के साथ साथ जो पोर्ट होता है वो भी स्टैंडर्डाइज होता है। पोर्ट किसकी बात कर रहा हूँ? एनआईसी पोर्ट जो होगा वो भी, राउटर पे जो पोर्ट लगा है वो भी, स्विच पे जो पोर्ट लगा है वो भी। हर पोर्ट का एक स्टैंडर्डाइज कोड होगा। अब देखो, हर कोई तो स्टैंडर्डाइज कोड समझ नहीं सकता, तो उसका फिर नाम दे देते हैं भाई 10 base 5। ये भी नहीं समझ में आया तो लिख देते हैं 10 Mbps की स्पीड है, ये लिख देते हैं ना। ठीक है। बट एक्चुअल में जो टेक्निकल इंजीनियर्स होते हैं वो कोड्स के थ्रू ही आइडेंटिफाई करते हैं, क्योंकि कोड्स कोई भी अपनी मर्जी से नहीं लिख सकता है। मैं ये तो लिख सकता हूँ कि भाई 100 की जगह 1 Gbps पे काम करता है, बट ये कोड मेंशन नहीं कर सकता हूँ। और आपकी इस कंपनी की प्रायोरिटी है आई ट्रिपल। अब वो तभी असाइन होता है जब आपने टेस्ट कराई होती है।
ठीक है। इसलिए जब वायर परचेज करोगे ना, तो अगर आई ट्रिपल या आई ट्रिपल की जगह ITU या EIA TIA, ये तीन चार ऑर्गेनाइजेशन है मेनली, EIA TIA और IEEE, इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू अगर वेरीफाइड केबल होगी, तो केबल के हर मीटर में लिखा होता है कि ये सर्टिफाइड केबल है। ठीक है, फिर आप उस केबल का यूज कर सकते हो। और वो 100 Mbps बोला है, तो 100 Mbps से ज्यादा ही स्पीड देगा, कम नहीं देगा। लेकिन आप एक लोकल केबल परचेज करके ले आओ, अगर उसके लिए बोल देगा 1 Gbps, उसकी गारंटी नहीं है कि 100 Mbps में देगा, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज नहीं है। ओके, समझ गए? तो ये फर्क होता है। तो और ये कोड, अच्छा, ये जो स्टैंडर्डाइज है, इसका मतलब एक तरह से कह लो कि ड्राइवर भी आपके पीसी में होना चाहिए। ठीक है, तो ड्राइवर जब चेक करोगे तो वहां पे भी यही कोड लिखा हो। जैसे मैं अपने पीसी का ही आपको ड्राइवर चेक करवाता हूँ। देखो, वाईफाई का ड्राइव कोड लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे यहाँ पे तो लिख दे देते हैं कई बार कि वाईफाई 6, अगर वाईफाई 6 नहीं भी लिखा होता, वाईफाई 6 का कोड क्या है? 802.11ax। ठीक है, ये वायरलेस कोड्स हैं, इसमें नहीं लिखे हुए वायरलेस, ये वाले हैं। तो इन सब के कोड दिख रहे हैं, IEEE स्टैंडर्ड। तो कई जगह पे हार्डवेयर पे ना स्टैंडर्ड कोड लिखे होंगे, उसका वाईफाई जनरेशन का नाम या इथरनेट जनरेशन का नाम नहीं लिखा हो। ठीक है, अभी जो आप सुनते हो ना वाईफाई 6, वाईफाई 6, मैं वाईफाई 6 का टैग लगा के राउटर पे भेज सकता हूँ, लेकिन वाईफाई 6 का ये जो कोड है, ये लगा के नहीं भेज सकता अगर मैंने वाईफाई नहीं कराया। ठीक है, और ओरिजिनल यही होता है, ये लगने का मतलब है कि आपने इसको पूरा टेस्टिंग करा लिया और इतनी स्पीड पे काम करें। ठीक है, हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी भी ये डिफाइन करता है। कंपैटिबिलिटी इन द सेंस कि अगर आपका फोन वाईफाई 6 पे काम कर रहा है, ठीक है, और आपका राउटर वाईफाई 6 पे काम कर रहा है, तो दोनों कनेक्ट कर जाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे। और फोन टू राउटर तक की स्पीड कितने तक जा सकती है? 40 Gbps। यहाँ तक तो नॉर्मल चीज है, समझ में आ रही है? अब मैं कहता हूँ एक पुराना 3G फोन लेना है, और वो जो वाईफाई 6 वाला राउटर है, क्या वो उससे कनेक्ट करेगा? ऐसा हुआ है कि नहीं कनेक्ट हुआ? कनेक्ट तो हो जाता है, चलता भी है। ऐसा कैसे हो रहा है? जबकि जो पुराना 3G फोन है, वो वाईफाई सेकंड जनरेशन पे काम कर रहा है। तो वो स्पीड तो फिर सेकंड जनरेशन वाली ही आएगी। ठीक है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ वाईफाई 6 की, राउटर वाईफाई 6 है। तो बेसिकली होता क्या है कि जिस भी हार्डवेयर में टॉप लेवल वो होगा ना स्टैंडर्ड, तो उसके पहले वाले सारे स्टैंडर्ड्स पे वर्क काम करेगा ही करेगा। वरना फिर बैरियर बन जाएगा कि सिर्फ ये वाईफाई 6 वाले ही राउटर से कनेक्ट करेगा। अब कल को आप फोन ऐसी जगह ले जाते हो जहाँ 2.4 गीगाहर्ट्ज पे किसी ऐसे राउटर से कनेक्ट करता है जो वाईफाई 4 जनरेशन 5 जनरेशन पे काम करे, तो फिर तो कनेक्टिविटी नहीं बनेगी, क्योंकि आपका फोन वाईफाई 6 है, लैपटॉप वाईफाई 6 है। तो इसलिए हर हार्डवेयर में सारे प्रीवियस ड्राइवर भी रखे जाते हैं। ठीक है, इवन तो ये आपको मैं बता दूं कि ये अब जाके 2020 में वाईफाई 0 वाला ड्राइवर हटा, क्योंकि अब वैसा कोई हार्डवेयर बचा ही नहीं इस वजह से। ठीक है, आज भी वाईफाई 1 से लेकर के 6 तक के सारे ड्राइवर आपके राउटर में फिलअप होते हैं, आपके फोन में फिलअप होते हैं। ठीक है, ताकि आपको कोई पुराना से पुराना वाईफाई मिले, उससे कनेक्ट कर सको, और राउटर को कोई पुराना से पुराना फोन मिले, वो भी उससे कनेक्ट कर सको। दैट्स कॉल्ड कंपैटिबिलिटी। ठीक है, ये सेम चीज केबल पे भी अप्लाई होती है। अगर मैं कह दूं कि मेरी जो केबल है वो इस पे काम कर रही है, मान लो 1000 बेस टी पे, ठीक है, अब जो राउटर का पोर्ट है ना, वो 100 Mbps से ऊपर काम ही नहीं करता। तो अगर ये केबल लगाऊंगा तो कनेक्ट ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो 1 Gbps वाली है, वो 100 Mbps। लेकिन राउटर के उस पोर्ट पे ये भी कॉन्फ़िगर है। ठीक है, और इस डिवाइस के हार्डवेयर पे ये कॉन्फ़िगर रहेगा कि भाई अगर इससे कम बैंडविड्थ की हार्डवेयर आती है तो वो भी कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बस चलेगा इसके अकॉर्डिंग। अगर आप एक पोर्ट पे जिसकी टॉप स्पीड 10 Gbps है, उस पे आप 10 Mbps वाली केबल लगाओगे तो चल जाएगा। रीजन क्या है चलने का? क्योंकि इसके पास 10 Mbps का कैटेगरी केबल ये रहा, 802.3 भी कॉन्फ़िगर। ठीक है, तो ये थे स्टैंडर्ड्स जो मैं आपको बता रहा था। वापस से आते हैं पोर्ट नंबर्स पे। तो पोर्ट नंबर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे आईपी को 3 पार्ट में डिवाइड किया था ना, प्राइवेट, पब्लिक एंड रिजर्व, इसको भी कर रखा है।
ठीक है। एक है आपका पब्लिक पोर्ट नंबर्स, वेल नोन पोर्ट नंबर जिसे हम कहते हैं। इसकी सीरीज 0 से स्टार्ट होती है, कहाँ खत्म हो रही है? 1023। ठीक है। ये टोटल आपके 1024 पोर्ट नंबर है। ये कौन से पोर्ट नंबर है जो आप सुनते हो जनरली? इन पोर्ट नंबर को यूज करने के लिए आपको कोई पेड सर्विस यूज नहीं करनी पड़ती, आप डायरेक्टली, जैसे आप एक वेबसाइट बना रहे हो, आप उस वेबसाइट को HTTPS पर रख सकते हो इसे। उसके लिए आपको सर्विस देने अलग से वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन शर्त ये है कि आपको 443 ही यूज करना पड़ेगा, HTTPS ही यूज करना। ठीक है। तो ऐसे HTTPS हो गया, FTP, TFTP, ठीक है, SMTP, IMAP, COP, TELNET, SSH, ऐसे जितने भी नोन प्रोटोकॉल्स हैं, ये सब 1023 में ही आए। ठीक है। इनको यूज करने के लिए अलग से पेमेंट देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल को आपने क्या किया, कोई अपनी स्पेसिफिक सर्विस बनाई जो आप स्पेसिफिक हार्डवेयर या स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या स्पेसिफिक नेटवर्क में रन कराना चाहते। इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे एप्पल ने फाइल शेयरिंग की सर्विस बनाई। अगर वो नॉर्मल FTP यूज करता, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो उसको वो तो एप्पल टू एप्पल और एप्पल टू अदर फोन में भी हो जाता। बट उसने ऐसा प्रोटोकॉल यूज किया जो सिर्फ एप्पल टू एप्पल ही शेयर कर सकते हैं। था ऐसा कुछ टाइम पहले तक तो ऐसे ही चल रहा था, अब शायद आ गया, मुझे नहीं पता। लेकिन जनरली यही था ना कि एप्पल टू एप्पल ही शेयर कर सकते हैं फाइल। तो एप्पल ने फिर क्या किया होगा, वेल नोन में से कोई प्रोटोकॉल यूज करा होगा? नहीं किया होगा भाई, वेल नोन में तो सब जगह अलाउड होंगे ना। वेल नोन कोई हार्डवेयर और डिवाइस स्पेसिफिक सर्विस नहीं है ना, वो सभी यूज कर सकते हैं। ठीक है। HTTPS की वेबसाइट आपकी भी हो सकती है और गूगल की भी हो सकती है ना। यहाँ पे तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि नहीं गूगल HTTPS नहीं यूज करेगा, कुछ और यूज करेगा। अगर यूज करना है और आप अपनी सर्विस हार्डवेयर स्पेसिफिक, डोमेन स्पेसिफिक या सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक करना चाह रहे हो या नेटवर्क स्पेसिफिक करना चाह रहे हो, तो आपको ये सर्विस परचेज करनी पड़ेगी। किससे परचेज करेंगे? आईना से। और जब आपको पोर्ट नंबर मिलेगा, जब परचेज करोगे, तो वो पोर्ट नंबर 1024 से लेकर के 49151 के बीच में होगा, मतलब फिर आपको रजिस्टर्ड सर्विस मिलेगी। क्योंकि आपने एक नई सर्विस बनाई है जो आप अपने नेटवर्क हार्डवेयर पे चलाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आपको पोर्ट नंबर परचेज करना पड़ता है। परचेज इन द सेंस लीज पे लेना पड़ता है। पोर्ट नंबर कभी परचेज नहीं होता, कभी भी IP पोर्ट नंबर डोमेन नेम कभी भी परचेज नहीं होता। क्या होता है, हमेशा लीज पे मिलते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? डोमेन आपने यूज किया, आप चलो चलाया, आपकी वेबसाइट चली, ठीक है, साल भर ऑपरेट किया, नहीं उसके बाद ऑपरेट करना चाह रहे, बंद कर दोगे, डोमेन कोई और परचेज कर लेगा। होता है ऐसा। सेम पब्लिक IP के साथ भी, सेम पोर्ट नंबर के साथ भी। क्लियर हो गया यहाँ पे? अच्छा, ये दोनों पोर्ट नंबर किसके लिए हो सकते हैं अगर हम क्लाइंट और सर्वर मॉडल में समझें तो? सर्वर के लिए होते हैं। HTTPS पे कौन काम करता है? सर्वर काम करता है। क्लाइंट क्या करता है? सब उसको एक्सेस करता है ना। तो क्या वो क्लाइंट का पोर्ट नंबर हुआ? हुआ तो सर्वर साइड का ही ना। तो इसका मतलब है वेल नोन पोर्ट नंबर और रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर ये किसके लिए यूज किए जाएंगे हमेशा क्लाइंट सर्वर मॉडल में? सर्वर्स के लिए। क्लाइंट फिर कौन सा पोर्ट नंबर यूज करेगा? और अगर किसी को कोई पैकेट भेजते हैं, तो पैकेट का रूल क्या बताया था मैंने? किस IP छोड़ देते हैं, मैच छोड़ देते हैं, सोर्स पोर्ट नंबर होता है और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर होता है। सोर्स पोर्ट नंबर के लिए तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, और सॉरी सोर्स कह रहा हूं मैं, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर के लिए इसको भी यूज कर सकते हो और इसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ क्लाइंट और सर्वर मॉडल में। ये हमारा क्लाइंट हो गया, ये हमारा सर्वर हो गया। तो अगर ये PC इस सर्वर को एक्सेस कर रहा है, तो ये एज अ सोर्स क्या पोर्ट नंबर यूज करेगा? ये पूरी की पूरी डायनामिक सीरीज में से कोई भी एक पोर्ट नंबर यूज करेगा। ठीक है। और सर्वर हमेशा इन दोनों में से किसी एक पे ही चलेंगे। ठीक है। अच्छा, कई सिचुएशन ऐसी भी आएगी कि क्लाइंट का पोर्ट नंबर भी वेल नोन में से है या रजिस्टर्ड में से। ठीक है। तो इन शॉर्ट बताना ये चाहता हूँ कि क्लाइंट चाहे तो इनमें से तीनों में से किसी का भी यूज कर सकता है, लेकिन सर्वर सिर्फ किसका यूज कर सकते हैं? वेल नोन और रजिस्टर्ड।
ठीक है, कभी नहीं आप देखोगे कि सर्वर का पोर्ट नंबर 49151 के बाद वाला कोई नंबर हो, लास्ट नंबर यही हो सकता है, इससे बड़ा नंबर नहीं होगा सर्वर। ठीक है, क्लाइंट के लिए इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तीनों में से भी सिर्फ स्पेसिफिक सर्विस के लिए होता है। जैसे अगर मैं बात करूं डीएससीपी की, तो डीएससीपी में क्या होता है, क्लाइंट होते हैं और सर्वर होता है। क्लाइंट कौन होता है, पीसी। सर्वर कौन बन जाता है, राउटर। ठीक है, क्लाइंट अपने लिए जो पोर्ट नंबर यूज करेगा वो क्या यूज करेगा, 68, और सर्वर जो यूज करेगा 67। अब दोनों किसके अंदर आते हैं, वेल नोन पोर्ट नंबर है, है ना। तो ये स्पेसिफिक सर्विस में होता है, हर जगह पे नहीं। ठीक है, ज्यादातर जो होगा ना, क्लाइंट हमेशा यही यूज कर रहा होगा, 49151। ये भी आपको मैं लाइव दिखाई देता हूँ। यहाँ यूडीपी यूज हो रहा है, सोर्स का पोर्ट नंबर क्या है, और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर वेल नोन में है, रजिस्टर्ड में है, रजिस्टर्ड, क्योंकि 1024 के बाद 49151 के बीच में, तो रजिस्टर्ड नंबर में है। तो हमेशा जब भी पीसी पैकेट भेजेगा तो डायनामिक पोर्ट सीरीज यूज कर रहा है। और ये अच्छा, ये पोर्ट सीरीज जो होती है रैंडम होती है, मतलब आपका पीसी का एल्गोरिदम बताता है कि कौन सा सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से इंटरव्यू में कि दो क्लाइंट हैं, ठीक है, दोनों नेटवर्क में एक्सेस कर रहे हैं, एक वेब सर्वर को एक्सेस कर रहा है और एक मेल सर्वर को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, वेब सर्वर का पोर्ट नंबर क्या होगा, 443, HTTPS ही एक्सेस लेगा। और दूसरा वाला जो क्लाइंट है वो मेल एक्सेस कर रहा है, उसका डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है 143। ठीक है, 143 होगा ना। आईमैप के लिए क्या होता है, किसी को पता है आईमैप का पोर्ट नंबर, आई थिंक सो 143 ही होता है। ठीक है, चलो यही लेके चलते हैं। तो एक 443 पे काम चल रहा है और एक 143 पे काम चल रहा है। ये HTTPS के लिए है और ये IMAP के लिए है। ये दोनों ही चीजें किस पे काम कर रही है, सर्वर पे। अब इधर आते हैं, दो क्लाइंट है, एक वन क्लाइंट है, एक टू है। क्लाइंट वन जो अपने लिए पोर्ट नंबर यूज कर रहा है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये ट्रांसमिशन हो जाएगा, हो क्लाइंट ये दोनों का एक ही नेटवर्क में है, दोनों अलग अलग सर्वर्स को एक्सेस कर रहे हैं, क्या क्लाइंट का पोर्ट नंबर दोनों का सेम हो सकता है। जाएगा सर। सॉरी, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, क्या बोल रहे हैं आप, हो सकता है सर। बताइए क्या कह रहे थे आप। हो जाएगा सर। हो जाएगा ना, यस सर। सेम पोर्ट नंबर है दोनों साइड में क्लाइंट्स के, तब भी आपको लग रहा है कि हो जाएगा। यस सर। आंसर यही है कि हो जाएगा। क्यों, पोर्ट नंबर डिवाइस की आइडेंटिटी नहीं नहीं होती, डिवाइस बताते। की आइडेंटिटी क्या होती है, IP और मैक। ये होती है आइडेंटिटी। क्या ये दोनों भी सेम होंगे, क्या आईपी भी सेम होगा, मैक भी सेम होगा, ना। पॉसिबल ही नहीं है ना, वो तो अलग अलग हो गई ना। तो इस बेस पे सर्वर, अगर ये दोनों एक ही सर्वर है तब भी इसको अलग अलग ही आइडेंटिफाई करेगा। क्लियर हो गया, ठीक है।
तो ये सिनेरियो भी हो सकता है किसी में। पोर्ट नंबर में ऐसा कोई सा पोर्शन जो आपको नहीं समझ में, आप पूछ सकते हो। जो बस कॉन्सेप्ट बताना था, सारे पोर्ट नंबर में पढ़ाने हैं, वो हम उस टाइम में बाकी कवर। ठीक है, ये क्लियर है गाइस सभी को? अच्छा सर, एक ही टाइम पे एक ही पोर्ट नंबर से 2 सर्विस एक्सेस हो सकती है? आपकी वॉइस बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, आप में से जो भी बोल। अगेन मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ, नेटवर्क डिवाइस किसी का थोड़ा सा लाउड नेटवर्क से डिवाइस कनेक्ट कैसे होगा? वैसे तो मैं कुछ भी कनेक्ट कर रहा हूँ, नेटवर्क डिवाइस से होगा। मैंने एक पेन ड्राइव डिवाइस कनेक्ट किया, वो भी नेटवर्क डिवाइस होगा। वो डिवाइसेस जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रही हैं सर, वो नेटवर्क डिवाइसेस हैं। बहुत सारे डिवाइस होते हैं, देखो जो भी डिवाइस नेटवर्क के अंदर आईपी और मैक एड्रेस की बेसिस पे कनेक्शन बिल्ड कर रहा है, वो नेटवर्क डिवाइस की कैटेगरी में है। ठीक है, फिर नेटवर्क डिवाइस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक आपका मेन नेटवर्क डिवाइस होते हैं और दूसरा आते हैं एंड डिवाइसेस। ठीक है, एंड डिवाइसेस तो मैं आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर पे दिखा देता हूँ, आप समझ जाओगे एंड डिवाइस किसे कहते हैं। जैसे ये सिस्को पैकेट ट्रेसर है, इस पे अगर आप एंड डिवाइस पे क्लिक करते हो, ये है एंड डिवाइस। तो एंड डिवाइस में आपको दिख रहा है पीसी, लैपटॉप, सर्वर, ये भी मेरा कि सर्वर हो गया, इवन प्रिंटर हो गया, आईपी फोन्स हो गए, टीवी हो गया, टैबलेट हो गया, आपका नॉर्मल फोन हो गए, कुछ वायरलेस डिवाइसेस आते हैं वो हो गया, स्नीफर हो गया। ये सारे डिवाइसेस क्या हैं? एंड डिवाइस। सब नेटवर्क डिवाइस में आते हैं बट ये सब एंड डिवाइसेस हैं। ठीक है, फिर आते हैं मेन नेटवर्क डिवाइसेस। ये मेन नेटवर्क डिवाइसेस में आपके सारे क्या आ गए? राउटर्स आ गए। ठीक है, फिर आ गए स्विचेस, हब, ब्रिज। ठीक है, कुछ वायरलेस डिवाइसेस हो गए, वायरलेस डिवाइसेस में एक्सेस पॉइंट, वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ठीक है, और वायरलेस लैन कंट्रोलर, होम राउटर, ये सब आ गए। इस सब के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होता है जिसको हम फायरवॉल कहते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो कौन सा डिवाइस था? वो था हब। हाँ, अब किस तरह का डिवाइस था? नेटवर्क में बस कनेक्टिविटी करने का काम होता था। किन किन को कनेक्ट करने के लिए? एंड डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब हब के साथ क्या कर सकते थे? कुछ इस तरीके से मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते थे, जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, है ना। अब ये काम कर सकता था, इसलिए इसका यूज होता था। बट आपके साथ दिक्कत ये थी, एक तो ये हाफ डुप्लेक्स था, दूसरा नेटवर्क के अंदर हमेशा पैकेट भेजने के लिए क्या यूज करता था? ब्रॉडकास्ट यूज कर, ब्रॉडकास्ट कर। ठीक है, मान लो कि नेटवर्क में मैं सभी को आईपी एड्रेस दे देता हूँ। अगर पीसी 0 को पीसी 3 को पैकेट भेजना है, ठीक है, तो यहाँ ये पैकेट सिर्फ पीसी 3 पे नहीं भेज रहा है, क्या कर रहा है? ये सभी को भेज रहा है, इवन तो वापसी जाते समय भी सभी को भेज। क्यों? क्योंकि ये इंटेलिजेंट डिवाइस नहीं है। क्या नहीं कर सकता? ये कुछ भी स्टोर करके नहीं रख सकता। ठीक है, इसको जब जब पैकेट रिसीव हो रहा है ना पीसी 0 से हब पे, तो इसको ये पता ही नहीं है कि कौन सा पीसी है, कौन सा पैकेट है। बस इसको इतना पता है कि फिलहाल अभी इस पोर्ट पे रिसीव हुआ है, इतना पता है। इस पोर्ट को छोड़ देगा और बाकी डेस्टिनेशन क्या ये पढ़ ही नहीं सकता, इसलिए क्या कर रहा है? सभी पे फॉरवर्ड कर दे रहा है। अगर ये डिटेल रख सकता तो क्या करता है कि स्पेसिफिक डिवाइस पे फॉरवर्ड करता, जिसका मैक एड्रेस मैच कर रहा होता।
अच्छा, दूसरा ड्रॉबैक ये होता है कि अगर इससे मैं और पीसीज ऐड करना चाहता हूँ तो फिर इसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। एक टाइम पीरियड के बाद इसके पास इतने पोर्ट ही नहीं होंगे। बोल दिया इसने नो अवेलेबल पोर्ट्स, कनेक्ट नहीं कर रहा है। तो अब हमने क्या किया है कि भाई इस पे इतने सारे पीसीस तो आ नहीं सकते थे, ठीक है। तो 5 ही पीसी कनेक्ट किए और एक और हब ले लिया। क्योंकि 6 पोर्ट है और एक ही नेटवर्क में सारे डिवाइसेस को रखना है, तो हमने इस हब से कनेक्टिविटी दूसरे वाले हब में कर दी, ठीक है। और जितने भी पीसीस हैं वो सब इसमें कनेक्ट कर दिए। ठीक है? तो इनको भी आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। तो आईपी एड्रेस दे दिया। ये इसलिए नहीं कनेक्ट चालू हुआ था पहले क्योंकि केबल में ना दो तरह की केबल आती है, कॉपर स्ट्रेट केबल और स्ट्रेट केबल, सॉरी स्ट्रेट केबल और क्रॉसओवर केबल, ठीक है। तो स्ट्रेट केबल जो होती है वो सिर्फ सेम और डिफरेंट डिवाइस कनेक्टिविटी के लिए होती है। डिफरेंट डिवाइस मतलब पीसी से हब, पीसी अलग डिवाइस है, हब अलग डिवाइस है, तो दोनों कनेक्ट करने के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेट केबल को। लेकिन अगर सेम डिवाइस हो, हब को हब से कनेक्ट करना हो या पीसी को पीसी से कनेक्ट करना हो, वो सिर्फ क्रॉसओवर केबल से ही होता है। इसलिए पहले टाइम पे वो लाइन बंद ही थी, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था उस केबल को। जैसे ही मैंने क्रॉस केबल लगाई आपको अपने तो वो कनेक्ट हो गई। अब इससे क्या होगा कि अगर मुझे यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट कराना है, पैकेट सक्सेसफुल हो जाएगा, ट्रांसमिशन हो जाएगा, लेकिन इस ट्रांसमिशन में एक बहुत बड़ा ब्रॉडकास्ट रेडी हो जाएगा जो कि कहाँ तक सर्कुलेट होगा, ठीक है। तो देखो पैकेट वहां तक जा रहा है, जबकि इधर भेजना भी नहीं है। तो ये हब का प्लस पॉइंट था और ड्रॉबैक था। प्लस पॉइंट ये था कि भाई 5 डिवाइस तो कनेक्ट हो रहे हैं। नेगेटिव पॉइंट ये था, एक तो ये हाफ डुप्लेक्स है, एक टाइम पे एक ही भेज सकते हो, दो भेज भी नहीं सकते हो, ठीक है। दूसरी दिक्कत ये है कि 5 लिमिटेड पोर्ट आते हैं इसमें। अब मुझे ज्यादा पोर्ट कनेक्ट करने हैं और एक ही नेटवर्क में रखना है तो मुझे 5 ही पीसी कनेक्ट करने पड़ेंगे और दूसरा हब लेना पड़ेगा, उससे फिर 5 पीसी कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तब जाके 10 पीसी मेरे एक नेटवर्क में बनेंगे। तो अब 10 पीसी बन गए, फिर इसमें ये ड्रॉबैक है कि 10 के 10 के पास ब्रॉडकास्ट हो रहा है, जबकि उसके उससे ट्रांसमिशन का कोई लेना देना भी नहीं है। तो इसको अपडेट किया गया, फिर एक दूसरा डिवाइस इंट्रोड्यूस किया गया आपके साथ, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना ये फिजिकल लेयर डिवाइस है, ठीक है। मेनली स्टार टोपोलॉजी में हम इस तरह के डिवाइसेस का यूज करते हैं। कोई मैक एड्रेस वगैरह एडिट नहीं कर सकता है। सिंगल कोलिजन डोमेन, कोलिजन डोमेन का मतलब होता है एक टाइम पे कितने पैकेट फॉरवर्ड कर सकता है, तो एक टाइम पे एक ही पैकेट फॉरवर्ड होगा, ठीक है। हाफ डुप्लेक्स पे काम कर रहा है और कंजक्शन बहुत क्रिएट होता है। कंजक्शन मतलब समझते हो, बताओ। बहुत ज्यादा ट्रैफिक जल्दी होती है, लूप नहीं बन रहा है बट ट्रैफिक बहुत ज्यादा बन गया, ठीक है। तो वो कंजेक्टेड हो जाता है पूरा, तो इस चीज को भी ये देख रहा है।
अब इसको रिप्लेस कर दिया है स्विच ने, बट पहले रिप्लेस किसने किया था? स्विच इस रिप्लेस जब नहीं हुआ था तो पहले हब के साथ एक और डिवाइस इंट्रोड्यूस हो गया था, डेट्स कॉल्ड ब्रिज। तो ब्रिज क्या था कि इसको पहली बात तो ये कि मैक एड्रेस रीड करने लगा था ये। जब भी कोई पैकेट आता तो उससे सोर्स का मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस रीड कर लेता, कहाँ से आया कहाँ जाना है, अपनी टेबल में स्टोर करके रख लेता। फायदा क्या होता है कि जब भी कोई पैकेट आ रहा है, रीड कर रहा है और देख रहा है कि इसको भेजना किस साइड है। लेकिन एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी सिर्फ दो ही पोर्ट थे। तो दो पोर्ट के साथ यूज क्या हो सकता था? चलो मान लो मैंने ये नेटवर्क बना रखा है और मैं दो पोर्ट वाला एक डिवाइस लगा भी देता हूँ जिसको ब्रिज कह रहे हैं हम। ये रहा वो ब्रिज, और इस पे दो ही पोर्ट है ना, दिख रहा है ना दोनों पोर्ट, इथरनेट 0x1 इथरनेट 1x1। अब ये दोनों पोर्ट का मैं यूज ऐसे कर सकता हूँ कि भाई चलो इसको भी कनेक्ट कर दिया इधर और इसको भी कनेक्ट कर दिया इधर। क्या होगा इससे? ये मैक एड्रेस रीड कर सकता है ना। पीसी जीरो ने डेटा जनरेट किया है किसके लिए? पीसी थ्री के लिए। पीसी थ्री कौन सा है? ये। पहले क्या हो रहा था कि जब डायरेक्ट लाइन कनेक्टेड थी तो डेटा कहाँ तक जा रहा था? इस इन्वायरमेंट में जा रहा था, ठीक है। बट बीच में ब्रिज लग गया। ब्रिज क्या करता है कि जब भी कोई पैकेट आता है ना, उसके मैक एड्रेस को रीड कर लेता है ये, कि भाई सोर्स तो ये मैक एड्रेस है और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी इसी साइड है। उसको पता लग गया, इसलिए उस पैकेट को क्या कर रहा है? रिजेक्ट कर रहा है, ड्रॉप कर दे रहा है कि इधर ये ब्रॉडकास्ट नहीं करने दे रहा है। तो फायदा क्या हुआ? इधर कंजेक्शन कम हो गया। जब इधर से कम्युनिकेट करना होगा तभी ब्रॉडकास्ट होगा, अदरवाइज डेटा जाएगा ही नहीं उधर जब जरूरत नहीं है तो। ठीक है, तो ये बेनिफिट मिला, लेकिन स्टिल अब दो ही पोर्ट है, क्या ही कर सकता है। लिमिटेड पोर्ट होने की वजह से ये भी इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। तो फिर अब क्या कहेंगे कि स्मार्ट डिवाइस बनाया गया। स्मार्ट डिवाइस में एक चिप दी गई जिसको हम कहते हैं एसिक चिप, ASIC। एसिक स्टैंड फॉर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड चिप, जिसके अंदर ये फैसिलिटी बनाई गई कि आप मैक एड्रेस को स्टोर करवा सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और एडिशनली बहुत सारे फीचर दिए गए, और जो ब्रिज वाला फीचर है वो भी इसमें ऐड किया गया, और जो हब वाला फीचर है वो भी इसमें ऐड किया गया। हब के पास क्या फीचर है? बहुत सारे पोर्ट है उसके पास। स्विच के ब्रिज के पास क्या क्या उसका बेनिफिशियल पॉइंट है कि वो मैक एड्रेस रीड कर सकता है। तो इन सब के कॉम्बिनेशन को मिला करके फिर क्या बनाया गया? स्विच, ठीक है। मुझे इनमें से किसी भी डिवाइस की जरूरत नहीं है, मैं सारे डिवाइस को डायरेक्टली किससे कनेक्ट कर सकता हूँ? इस स्विच से। आपसे ज्यादा पोर्ट होते थे और ब्रिज से ज्यादा इंटेलिजेंट है ये। तो इस पे आप देख रहे होगे तो अप्रोक्स 24 के करीब पोर्ट्स हैं। 26 पोर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और हम सारे पीसीस को इसी स्विच से कनेक्ट कर देंगे। अब देखो ये डायरेक्ट में ग्रीन नहीं होते, उस टाइम तक ऑरेंज होते हैं। ऑरेंज स्विचिंग में आपका लोडिंग स्टेट होती है, ठीक है। प्रोसेस कर रहा होता है उस कोड को। क्या प्रोसेस कर रहा होता है? तो ये देख रहा होता है लूप तो नहीं बन रहा, ठीक है। और जो जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं वो पोर्ट पे ऐसा तो नहीं है कि वो दूसरा कोई स्विच डिवाइस है। एंड डिवाइस भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, एक स्विच से दूसरा स्विच भी कनेक्ट हो सकता है, राउटर भी कनेक्ट हो सकता है, और पीसी भी कनेक्ट हो सकता है। तो करेंटली क्या कनेक्टेड है इस चीज को आइडेंटिफाई करने का काम कौन करता है? स्विच करता है। तो इसलिए उस कोड को फिर थोड़ी देर तक वेट करना होता है। उस 30 सेकंड तक 60 सेकंड तक का इसका लोडिंग स्टेट होता है, ठीक है। उसके बाद वो पोर्ट हो जाता है एक्टिव। अब देखो सबको आईपी एड्रेस मैंने पहले ही दे रखा था।
मैं एक ही टाइम पे 2 ट्रांसमिशन करा के दिखाता हूँ आपको, PC02 PC9 और PC02 PC4 में, ठीक है? ट्रांसमिशन सक्सेसफुल तो हो रहा है, बट दोनों का प्रोसेस अलग-अलग है, उसको टैकल करने का। फर्क दिख रहा है दोनों के ट्रांसमिशन में? कि ये क्या कर रहा है, ब्रॉडकास्ट करके कर रहा है। अच्छा, ये एक साथ ना 2 ट्रांसमिशन भी नहीं हैंडल कर पाएगा। कौन? हाँ, पीसी हैंडल कर लेगा। जैसे अगर मैं पीसी में करके दिखाऊं, PC02 PC9 और PC1 to PC8, सेम चीज यहाँ पे भी सक्सेसफुल तो अभी दिखाई देगा क्योंकि अलग टाइमिंग में हो रही है। सिमुलेशन में करते वक्त क्या होगा कि दोनों एक साथ स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, पैकेट जनरेट हुआ, इस साइड भी 2 पैकेट जनरेट हुए और इस साइड भी 2 पैकेट जनरेट। पैकेट जा रहा है आगे, फर्क दिख रहा है दोनों में? यहाँ देखो पैकेट बना हुआ है, ठीक है? वो समझ ही नहीं पाया कि इसको कहाँ भेजना, आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, नेटवर्क डाउन कर देगा अब वाले इन्वायरमेंट में। और स्विच वाले इन्वायरमेंट में क्या कर रहा है, पैकेट फॉरवर्ड कर रहा है, ठीक है? तो इनके पैकेट हो जाएंगे फेल्ड और इनके पैकेट हो जाएंगे सक्सेसफुल। तो देखो, स्विच वाले पैकेट तो क्या होगा, सक्सेसफुल, और अब वाले पैकेट फेल्ड हो गए। तो दैट्स वाई रीजन कि इसको डिसकंटिन्यू, ठीक है? आई होप सो कि ये तीनों चीजें समझ में आ गई हैं आपको। अब रेज एंड स्विच, ठीक है? और स्विच के साथ और फीचर्स ये थे कि एक तो एक मैक एड्रेस रीड कर सकता था, और दूसरा इसके पास CLI एक्सेस होता है। आप यहाँ देखोगे आपको CLI एक्सेस दिख रहा है, ठीक है? इस पे जाकर के मैं केबल चेक कर सकता हूँ। ठीक है, स्टेबल से वेरीफाई हो जाएगा कि कम्युनिकेशन हो पा रहा है नहीं। और अगर टेबल के अंदर एंट्री नहीं होगी तो स्विच भी ब्रॉडकास्ट करके फाइंड आउट कर लेता है कि किसकी एंट्री क्या है, ठीक है? आपको ब्रॉडकास्ट ही कर रहा है ट्रांसमिशन में। और क्या फीचर थे? फुल डुप्लेक्स है। अच्छा, दूसरा अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ स्विचेस पे। स्विचेस के बहुत सारे टाइप्स है। सबसे पहले आते हैं अनमैनेजेबल स्विचेस। फर्क क्या है कि उस अनमैनेजेबल स्विच में बस आप कुछ कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। कॉन्फ़िगर मतलब CLI में जाके कुछ लिख के दे कोई नहीं सकते, बस प्लग इन प्ले काम कर रहा होगा। आते हैं बहुत सारे स्विचेस ऐसे लगे रहते हैं, कोई कैमरे में होते हैं, कोई वो भी होते हैं, तो नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, तो वो नॉन मैनेजेबल। फिर आते हैं मैनेजेबल स्विचेस, ठीक है? मैनेजेबल स्विचेस क्या होता है, प्रॉपर आप उस पर VLAN बना सकते हो, पूरी टेबल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है? VLAN कॉन्फ़िगरेशन को आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए भी कमांड दे सकते हो, और मैक एड्रेस बाइंडिंग कर सकते हो, जिसे हम पोर्ट सिक्योरिटी कहते हैं, वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ईथर चैनलिंग कर सकते हो। तो मैनेजेबल के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, मतलब आपको कंप्लीट CLI या GUI एक्सेस या दोनों एक्सेस मिल जाएगा, अनमैनेजेबल में नहीं होगा। फिर मैनेजेबल स्विचेस में मल्टीपल कैटेगरीज हैं जो आती है, ठीक है? जिसमें एक लेयर 3 स्विच हो जाता है, लेयर 4 स्विच हो जाता है, लेयर 7 स्विच हो जाता है, ठीक है? मैनेजेबल कैटेगरी में हालांकि सारे स्विच लेयर 2 पे काम कर रहे होते हैं। मैं अगर जो आपको बोल रहा हूँ कि लेयर 7 स्विच है तो इसका मतलब है प्रायोरिटी पे तो लेयर 2 ही रहेगा, लेकिन लेयर 7 के भी सारा टास्क परफॉर्म कर सकता हूँ, कैपेबल है। प्रोजेक्ट क्लियर हो गया? तो ये समझाना चाह रहा था कि मैक एड्रेस इस तरह से काम करता है स्विच के साथ, ठीक है? और स्विच इस वजह से इतना एडवांस है। स्विच में क्लियर है? नेक्स्ट डिवाइस है इसमें राउटर। राउटर और स्विच में सबसे बेसिक डिफरेंस क्या है? राउटर एक लोकल नेटवर्क को मतलब सर
बाकी इंटरनेट से राउटर कनेक्ट किस करते नेटवर्क में काम करता है तो ये बताओ भाई। हैं। क्या सर? राउटर लैन नेटवर्क में काम कर सकता है यही। नहीं मतलब राउटर जो है वो लोकल नेटवर्क को बाहर वाले नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए गेटवे होता है फिर। गेटवे तो पीसी में भी होता है, पीसी भी राउटर तक पैकेट फॉरवर्ड कर ही रहा है। मतलब जैसे कि सर राउटर हमारे होम नेटवर्क को बाहर वाले नेटवर्क से कनेक्ट करा देता है। हाँ, उसको इंटर नेटवर्किंग कहते हैं, ठीक है। अलग अलग नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट करा सकता है। मेन तो यही इसका पॉइंट है कि जितने भी लेयर 3 डिवाइसेस स्पेशली राउटर वो अलग अलग नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट करा सकते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर आप स्विच को देखोगे तो स्विच क्या है, एक नेटवर्क डिवाइस है, कि नेटवर्क में ऑपरेट करता है, ठीक है। नेटवर्क के अंदर ही कम्युनिकेट कराएगा जिनमें डिवाइसेस को, ठीक है। दूसरे नेटवर्क के डिवाइस से स्विच कम्युनिकेट नहीं करा सकता है मैनेजमेंट लेवल। दूसरा, स्विच के पास अगर कोई डेटा आता है और उस डेटा के डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को वो चेक करता है, कि स्विच मैक एड्रेस चेक करता है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करने पर उसे पता लगता है कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस तो टेबल में है ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में स्विच क्या करता है, नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट करके पूछ लेता है, ठीक है। बता देता भाई मैक एड्रेस ये। अभी सिर्फ स्विच कर रहा है, राउटर ऐसा काम नहीं करता है। राउटर क्या करता है, पैकेट चेक किया, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मिला तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो पैकेट को ड्रॉप, ठीक है। तो प्रोसेस ही नहीं करेगा। क्या करेगा सर पैकेट? अगर राउटर को कोई पैकेट भेजा और उसमें जो डेस्टिनेशन है वो राउटर को नहीं पता है, मतलब राउटर की जो राउटिंग टेबल है उसके अंदर वो नहीं अवेलेबल, तो राउटर उस पैकेट को प्रोसेस नहीं कर। स्विच क्या कर रहा है इसकी कंपेरिजन में, नहीं है तो सबको भेज के पूछ ले रहा है, सबको फॉरवर्ड कर दे रहा है। मतलब ब्रॉडकास्ट कर देगा सारी डिटेल्स को। हाँ, स्विच ब्रॉडकास्ट कर देगा उस कंडीशन में जब डेस्टिनेशन नेटवर्क नहीं है, या सिर्फ राउटर वो नहीं कर पाएगा। एड्रेस को चेक करने के लिए ब्रॉडकास्ट करेगा कि ये एड्रेस है या नहीं है किसी के पास। हाँ, वो मतलब सर ब्रॉडकास्ट करके एक तरह से वो फॉरवर्ड ही कर देगा। जैसे मैंने आपको कहा कि अच्छा। इस जगह पे जाना है, जगह नहीं पता थी, आपने 3-4 जगह निकाली सेम नाम वाली जो आपको दिख रही है कि आप तीनों जगहों पे विजिट करो, ठीक है। वो ऑब्वियस डिटेल सी बात है, आपको एक क्लियर नहीं था ना पहले कि किधर भेजना है, इसलिए आपने सब पे भेजा है। हाँ, जब वो वापस आओगे तो आप ये इन्फॉर्मेशन लेके आओगे कि फर्स्ट वाला था या सेकंड वाला था या थर्ड वाला। तो इससे स्विच को पता लग जाएगा कि भाई ये वाला था जिसके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है और इसका मैक एड्रेस ये है, ठीक है। तो इससे ये आइडेंटिफाई हो जाता है। क्लियर हो गया आपको? अब लेयर 3 के कुछ फीचर्स हैं, तो जस्ट 5 मिनट देना, मैं अभी आया। भूल जाते हैं इसमें, माइक तो ऑन है ना। स्विच आपका, मैंने जैसे स्विच में बताया ना आपको कि लेयर 2 आते हैं, लेयर 3 आते हैं, लेयर 4 स्विच आते हैं, लेयर 7 स्विच भी आते हैं। लेयर 3 ये कौन सी लेयर है, ये ओसाई मॉडल की लेयर है, जो अगले टॉपिक जो आपका स्टार्ट होगा उसमें हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो स्विच में जो लेयर 3 डिवाइस हुआ वो आईपी प्लस मैक दोनों पे काम करेगा। लेकिन ध्यान रखना कि स्विच का जो मेन क्राइटेरिया होता है हमेशा वो बाय डिफॉल्ट मैक एड्रेस ही होता है। अब यही सेंटेंस मैं राउटर के लिए अप्लाई करता हूँ कि राउटर लेयर 3 डिवाइस होता है बाय डिफॉल्ट। वो आईपी पे भी काम कर सकता है, मैक एड्रेस पे भी काम कर सकता है, लेकिन वो डिफॉल्टली किस पे काम करेगा राउटर, आईपी। आईपी पे, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी होगी जैसे ही उसके पास कोई पैकेट आता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस चेक करेगा उस पैकेट में से, और मेनली डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को चेक करेगा अपनी राउटिंग टेबल में कि ये अवेलेबल है। राउटिंग टेबल में वो डेटा अवेलेबल होगा, उस डेस्टिनेशन नेटवर्क अवेलेबल होगा जिसके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो फिर भेज देगा। और अगर अवेलेबल नहीं है तो उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा, स्विच की तरह ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। राउटर ब्रॉडकास्ट नहीं करता खुद से, ठीक है। राउटर को ब्रॉडकास्ट ब्रेकर भी बोला जाता है, ब्रॉडकास्ट ब्रेक कर देता है। अगर कोई ब्रॉडकास्ट दूसरे नेटवर्क के लिए भेज रहे होगे ना तो जाएगा ही नहीं, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में ब्रॉडकास्ट नहीं जाता, समझ गए। सेम नेटवर्क में ही ब्रॉडकास्ट होता है, ओके। अच्छा, एक राउटर पे, इससे ये भी क्लियर हो गया कि राउटर पे मल्टीपल नेटवर्क बन सकते हैं, है ना। तो, बस शर्त ये है कि राउटर का जो भी नेटवर्क आप बना रहे हो, राउटर के जिस इंटरफेस से नेटवर्क बन रहे हैं वो इंटरफेस राउटेड होना चाहिए। राउटेड और स्विचेबल पोर्ट्स में डिफरेंस पता है?
मैं किन पोर्ट्स की बात कर रहा हूँ? ये जो पोर्ट्स दिखते हैं आपको अक्सर, ये जो पोर्ट्स है, इसके सारे पोर्ट्स क्या होंगे? बता सकते हैं तो बताइए। स्विच के ये सारे पोर्ट स्विचेबल पोर्ट्स होंगे, ठीक है। स्विच पोर्ट कहते हैं इसे हम। स्विच पोर्ट सिर्फ किस पे काम करता है? मैक एड्रेस, ठीक है। अब जो राउटर है ना, राउटर के पास स्विच पोर्ट भी होते हैं प्लस राउटेड पोर्ट भी होते हैं, ठीक है। स्विच पोर्ट जो मैक पे काम करेगा और राउटेड पोर्ट जो सिर्फ आईपी पे काम करेगा, ठीक है। मतलब इस पे आईपी प्लस मैक दोनों होता है, बट काम वो सिर्फ किस पे करता है? आईपी पे काम करेगा। तो अगर राउटर पे स्विचेबल पोर्ट्स है, मान लो इस पे 4 स्विचेबल पोर्ट्स हैं, तो ये चारों पे अगर आप पीसी कनेक्ट करोगे वो सब क्या रहेंगे? सेम नेटवर्क में रहेंगी, ठीक है। उसके कंपैरिजन में आपने क्या किया? एक राउटर लिया, राउटर पे एक पोर्ट ये था, ये राउटेड था, ये भी राउटेड था, ये भी राउटेड था और ये भी राउटेड था। इससे अगर आप पीसी भी कनेक्ट करोगे या स्विच कनेक्ट करोगे, मान लो आपने डायरेक्ट पीसी कनेक्ट कर दिया इनके साथ, ये चारों के चारों पीसी क्या होंगे? अलग अलग नेटवर्क में होंगे, आईपी बेस्ड नेटवर्क इनका अलग अलग होगा, ठीक है। तो राउटर जो है ना, वो अपने राउटेड पोर्ट की वजह से ही अलग अलग नेटवर्क बना सकता है, समझ गए। अब राउटर की कैटेगरीज पे आते हैं तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि किस राउटेड पोर्ट और उसकी बात कर रहे थे। राउटर की कुछ बेसिक्स ये कि वो राउटिंग टेबल मेंटेन करता है, मैं बता दिया। राउटिंग टेबल बनाने के दो तरीके हैं, वो क्या क्या है? स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या करता है? ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करता है, ये तो मैंने बताया कि ब्रॉडकास्ट रोक देता है, ठीक है। दूसरा, ये ओएसपीएफ सपोर्ट करता है, बीजीपी, ईआईजीआरपी, रेप, ये सब क्या है? ये जो अभी मैंने बताया ना, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। अब इसमें जो मॉडर्न राउटर्स आ रहे हैं उनके अंदर ये फीचर आने लग गया है कि वो नेट सपोर्ट करते हैं, ठीक है। डीएससीपी सपोर्ट करते हैं, डीएससीपी तो स्टार्टिंग से ही था, डीएससीपी से पहले बहुत टीवी था, अब डीएससीपी हो गया वो। उसके बाद फायरवॉल फीचर भी सपोर्ट करते हैं और अब वीपीएन भी आने लगे हैं। पहले क्या होता था कि इसको छोड़ करके इन सब के लिए हमें अलग से डिवाइस लेने पड़ती थी, नेट के लिए भी, फायरवॉल के लिए भी और इवन दो वीपीएन के लिए। लेकिन अब ये सारे फीचर्स कहाँ कंबाइन कर दिए हैं? राउटर पे ही कंबाइन कर, ठीक है। तो राउटर ये सब कर सकता है, स्विच के पास इनमें से कोई सी भी कैपेबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं कर सकता इनसे, ठीक है। इससे राउटर और स्विच डिफरेंट हो जाते हैं। राउटर के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप्स आता है वायरलेस राउटर, ठीक है। ये राउटर सिर्फ होम नेटवर्क में यूज होता है, ऑफिस स्टेशन या पब्लिक प्लेसेस में यूज होता है, जिसका काम होता है कि 10 to 20 यूजर्स को हैंडल करना, ओके। बेसिक सिक्योरिटी रहती है इस पे, ठीक है। फिजिकली वाईफाई से कनेक्ट करते हैं हम, इससे वायर से तो कनेक्ट करते ही नहीं है जनरली, ठीक है। और एक लिमिटेड सिग्नल रेंज रहेगी, 10 मीटर तक की, 5 to 10 मीटर की, इससे ज्यादा रेंज नहीं होती है, इतनी रेंज में काम कर रहा होता है, ठीक है। यूजर आईडी तो फिर भी मैंने लिख दिया, लेकिन यूजर आईडी छोड़ो, सिर्फ पासवर्ड पे ही काम कर रहा हूँ। हालांकि हमारे पास उसमें फीचर होता है इन राउटर्स पे भी कि हम यूजर भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ओके। और यूजर आईडी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए WPA का ऑप्शन अगर किसी को पता हो, वायरलेस पासवर्ड सिक्योरिटी का मेथड मैकेनिज्म होता है ये, तो इसमें WPA 3 का जो है ये सबसे ज्यादा हाईली एन्क्रिप्टेड मेथड होता है, ठीक है। इसको अप्लाई करके हम यूजर ऑथेंटिकेशन डाल सकते हैं। तो होम राउटर इतना अच्छा। इस होम राउटर के साथ ये है कि ये, इससे चाहे आप वायर से कनेक्ट करो चाहे वायरलेसली कनेक्ट करो, सबके सब किसमें होंगे? सिंगल लाइन में, ठीक है। एक ही लोकल एरिया नेटवर्क बनेगा, अलग अलग नेटवर्क नहीं बनेगा। आप सोचो कि अलग पोर्ट से कनेक्ट है, क्योंकि इसके पास राउटेड पोर्ट कितने होते हैं? सिंगल राउटेड पोर्ट होता है, और उसी राउटेड पोर्ट को आप अपनी भाषा में कई बार आप वैन पोर्ट बोल देते हो, कई बार आप इंटरनेट पोर्ट, इंटरनेट लिखा होता है ना कई बार पोर्ट के नीचे, ब्लू कलर का पोर्ट अलग से बना होता है ये,
तो वो जो पोर्ट होता है वही राउटेड पोर्ट होता है, बाकी सारे पोर्ट क्या होंगे इसके, स्विचेबल होंगे। इसी वजह से सबके सब सिंगल नेटवर्क के लिए काम, मैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क के लिए। यहाँ तक भी क्लियर है, समझ गए? ये होम राउटर के फीचर्स हैं। इसके बाद आते हैं वायर्ड राउटर। वायर्ड राउटर को कई बार आप हर जगह पे देखोगे, इसको इंटरप्राइज राउटर भी प्रोनाउंस किया जाता है, इंटरप्राइज राउटर भी बोला जाता है, क्योंकि एंटरप्राइज नेटवर्क में यूज होता है। ठीक है, वायर्ड राउटर जो है आपका कंप्लीटली वायर्ड होता है, लेकिन अब ऐसा तो होता ही नहीं कि कंपनी में वायरलेस नेटवर्क ना चले, हर कंपनी में होता है, फिर वाईफाई तो होता है ना वहाँ पे, राउटर तो वायर्ड यूज किया है, फिर वाईफाई के लिए क्या करेंगे? वाईफाई के लिए ये इस पोर्ट से, मान लो इस पोर्ट से क्या कर देंगे, एक डिवाइस कनेक्ट कर देंगे, दैट्स कॉल्ड एक्सेस पॉइंट। ठीक है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट जिसे हम कहते हैं, एपीवी को बोल रहे हैं। तो एक्सेस पॉइंट कनेक्ट कर देते हैं। डायरेक्ट इस पे क्यों नहीं रख रहे, क्योंकि भाई सिक्योरिटी की वजह से अगर डायरेक्ट राउटर का एक्सेस आ गया तो फिर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, है ना? और एक्सेस पॉइंट पे एक्सेस लोगे तो सिर्फ एक्सेस पॉइंट तक ही एक्सेस ले सकते हो, अगर ले पा रहे हो उससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उसके आगे फिर ऑथेंटिकेशन लगा सकते हैं। इस राउटर पे ये भी फीचर है। ठीक है, इस राउटर पे ज्यादातर पोर्ट्स आपको सारे के सारे पोर्ट क्या मिलेंगे, राउटेड पोर्ट होंगे। राउटर पोर्ट की क्या खासियत है, राउटेड पोर्ट की क्या खासियत है, उन सभी पोर्ट्स पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। राजू भैया, तो दोनों की तरह एक 11 पीस क्लियर हो गया? ठीक है, जैसे यहाँ लिंक भी रखा है ना, वाईफाई सपोर्ट के लिए सेपरेट वाईफाई एक्सेस पोर्ट होगा। और अच्छा, इस राउटर से ना आप इसके हर एक पोर्ट से चाहे तो डेडिकेटेड दूसरा राउटर कनेक्ट कर सकते हो। होम राउटर में तो एक ही पोर्ट है ना राउटेड, और राउटेड पोर्ट से ही दूसरा कोई राउटर कनेक्ट होता है, अदरवाइज किसी और पोर्ट से नहीं कनेक्ट करोगे, करोगे तो वो राउटेड की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी फीचर इसके साथ आ जाता है। दूसरा, कुछ और सर्विसेज हैं जो कि आपके होम राउटर पे नहीं थी, डेट्स कॉल वीओआईपी और एडवांस्ड, इसका मैं इसकी फुल फॉर्म बोल रहा हूँ, डायलर सब्सक्राइबर लाइन तो पता है मुझे, एक ही फुल फॉर्म याद नहीं आ रही, एडवांस डायलर सब्सक्राइबर लाइन बड़ी है। ठीक है, वीओआईपी स्टैंड फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है, कॉलिंग सर्विसेज के लिए, राउटर्स के थ्रू कॉलिंग कर सकते हैं, पता है? नहीं पता? चलो, आपके घर में अगर एयरटेल जियो के राउटर लगे होंगे, राउटर पे देखना एक छोटा सा पोर्ट और रहता है, इसको दिखाना पड़ेगा शुरू के लिए आपको, तभी समझ में आया। इसमें पता नहीं शायद हो, इसमें और इसमें डिफरेंस दिख रहा है? क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा साइज में छोटा है, जो दोनों छोटे पोर्ट्स लगे हुए हैं वो है RJ11 पोर्ट, वो यूज होता है पता है किसके लिए, कौन सा राउटर था भाई,
ये राउटर यूज होता है आपका इस तरह के डायलर सब्सक्राइबर लाइन प्लान पर। ठीक है, इस पे भी देखो पोर्ट्स होते हैं। इसमें भी एक छोटा सा पोर्ट दिख रहा है ना आपको, वो इसलिए, ठीक है, इसका भी नेटवर्क नहीं है। तो आपके पीसी में अगर आपके राउटर में ये ऑप्शन अवेलेबल है तो पता किस लिए है, ऑनलाइन कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। अब इसको मुझे ना बड़े लेवल पे यूज करना है, बड़े लेवल पे इन द सेंस एक होता है वैन पे और एक होता है लैन पे। वैन पे ये होता है जैसे एक होटल है, होटल में बहुत सारे फोन्स लगे हुए हैं, ठीक है, और उसमें सबको एक ग्लोबल एक्सेस मिला हुआ है, मतलब बाहर भी कॉल कर सकते हैं। इन कई जगह पे होता है कि सिर्फ आप रिसेप्शन पे कॉल कर सकते हैं, ये दोनों होते हैं, ठीक है। तो जो अगर बाहर भी कॉल कर पा रहे हैं वो वैन पे होता है एक्सेस, तो उसके लिए डीएसएल एडीएलएस लगता है और एडवांस कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। पब्लिक नंबर परचेज किए जाते हैं किससे, जो आईएसपी वेंडर होता है ना वही प्रोवाइड कराता है इसके लिए, ठीक है। दूसरा आता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क में। अब इसमें हमें आईएसपी की जरूरत नहीं है, ये सर्विस है लोकल, ठीक है। इसमें बस ये सर्विस राउटर पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो राउटर पे मैं क्या करूंगा, एक पूरा नेटवर्क बनाऊंगा ऐसे ही वीओआईपी का, और उस राउटर से डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगे, वीओआईपी स्विचेस भी आते हैं, वीओआईपी राउटर भी आते हैं, तो सिर्फ वीओआईपी कम्युनिकेशन सर्विस करने के लिए। तो होगा क्या है कि यहाँ से बैठे बैठे रिसेप्शन पे कॉल चल जाएगी, रिसेप्शन से यहाँ कॉल आ जाएगी, ग्लोबल कॉलिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, दूसरी जगह पे कॉल नहीं कर पाओगे, वहीं आपस में कॉल कर सकते हैं। और उसके लिए ना तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देना है, ऐसा होता है बहुत सारी कंपनी में देखा होगा, ठीक है, रिसेप्शन पे बैठे बैठे एक नंबर डायल करते हैं, दूसरी जगह पे कॉल लगा, तो वही सर्विस वही फीचर आपके मैं इस राउटर के बारे में बताना चाह रहा हूँ कि ये राउटर इस तरह की सर्विसेज को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। ये आपको होम राउटर में मिलेगा, है ना, तो ये इसलिए स्पेसिफाई, इसलिए इंटरप्राइज राउटर में मिलेगा, और नहीं आपको होम राउटर में इस तरह का कोई नेटवर्क बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो हाँ, एक सिंगल फोन कनेक्टिविटी का तो ऑप्शन अब होम राउटर पे भी आता है, सिंगल एक रिसीवर कनेक्ट करने का, ठीक है, वो तो मिल जाएगा। लेकिन एक इन्वायरमेंट ही पूरा बनाना हो 15-20 फोन का, ठीक है, तो फिर उसके लिए आपको अलग से डिवाइस लगेगा। इसके बाद आ जाते हैं एज राउटर, होम राउटर तो चलो छोटे छोटे नेटवर्क घर वगैरह में यूज होता है, हाउस होम नेटवर्क में यूज होता है। इसको वायरलेस राउटर भी बोलते हैं, वायर्ड राउटर आपकी कंपनीज में यूज होता है, ठीक है, जहाँ जहाँ पूरा मैनेजमेंट नेटवर्क बना रहा हो वहाँ वहाँ यूज होता है। बचा है क्या, चलो जगह तो यूज हो ही गया। एज राउटर को कौन यूज करेगा, एज राउटर यूज करेंगे आईएसपी, आईएसपी स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। वो भी तो अपने राउटर से कनेक्टिविटी देंगे, होम राउटर से कनेक्टिविटी करने के लिए, होम राउटर हो गए या एंटरप्राइज राउटर हो गए, किसी भी राउटर को कनेक्ट करना है तो उसको पहले नेटवर्क में एंट्री तो देनी पड़ेगी ना, तो जिस डिवाइस से कनेक्ट होंगे वो इस तरह के राउटर्स होंगे। बात आती है कि एक आईएसपी तो हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैंडल कर रहा हो, और राउटर पे लिमिटेड पोर्ट होते हैं 5 से 6 या 10 पे, तो कैसे कनेक्ट करेगा। एक ये राउटर है, इस राउटर से मैं होम राउटर कनेक्ट कर रहा हूँ, ये होम राउटर, ठीक है। अब जनरली इन राउटर्स पे 2 से 3 पोर्ट होते हैं, तो ये ऐसे एक और होम राउटर कनेक्ट हो जाएगा, एक और कनेक्ट हो जाएगा, बट ये चौथा कनेक्ट नहीं होगा, क्यों, इस पे 2 पोर्ट होते हैं, तीसरा मैं लगा सकता हूँ, तो चलो तीसरा भी लगा देते हैं, तीसरा मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। 3 पोर्ट इससे कनेक्ट हो जाएंगे, तो वही हो गए। आगे आ रहा है, वही
इससे इस केबल से कनेक्ट नहीं कर सकता, वो केवल कंसोल केबल के लिए होता है। तो ऐसे क्या वो तीन ही नेटवर्क चला रहा होता है एक आईएसपी, ये एंटरप्राइज राउटर ही है। इसकी बजाय क्या करता है कि हमारे पास ऐसा कोई सा डिवाइस है जिसपे मल्टी पोर्ट कनेक्टिविटी हो सके? स्विच रहा। स्विच, ठीक है, स्विच को यूज करें। अब ये सब कनेक्ट करेंगे इसके साथ, और ये कनेक्ट करेगा एक लाइन के साथ इसके साथ, ठीक है। इसके और इसके बीच में मैं एक सब इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। देखो एक इंटरफेस तो एक लाइन में काम कर सकता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन एक इंटरफेस को मैं वर्चुअली छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर, जैसे सबनेटिंग नहीं करते हैं, एक नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में बना देते हैं, बट वो एक्चुअल में फिजिकली तो एक ही नेटवर्क होता है। ऐसे राउटर का फिजिकल पोर्ट है, उसको वर्चुअली हम छोटे छोटे पोर्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे सब इंटरफेस बना देंगे, कितने बना देंगे? जितने होम नेटवर्क कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इनडायरेक्ट वे में वायरलेस राउटर जो उस राउटर पोर्ट से कनेक्ट कर, समझिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आपका नेटवर्क के अंदर कॉन्सेप्ट चल रहा होता है, आईएसपी यूज रिक्वायरमेंट ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि एज राउटर का एज राउटर पे इतना फीचर्स है। इनडायरेक्टली कहूँ तो एज राउटर को बनाया गया है बड़े बड़े बहुत बड़े स्केल पे ज्यादा नेटवर्क्स को हैंडल करने, नेटवर्क समझ लो ना, नंबर ऑफ नेटवर्क्स थाउजेंड्स में हो जाएंगे, जितने होम राउटर उतने नेटवर्क बन गए। इस होम राउटर के नीचे फिर बहुत सारे पीसी फोन ये सब कनेक्टेड होंगे यहाँ पे, इधर भी और इधर भी, सेम इधर भी, और ऐसे और भी बहुत सारे होंगे। तो सबका अलग अलग नेटवर्क और सबका नेटवर्क का ट्रैफिक एक ही राउटर पे जा रहा है। इसका मतलब ये इतना कैपेबल है ना, इस लेवल पे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ये भी कनेक्ट होता है फिर एक हाई एंड राउटर से, ठीक है, जिसको हम ग्लोबल आईएसपी कहते हैं, जो एक्चुअल में इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। वो आपका वो राउटर किस तरह के राउटर्स होते हैं? कोर राउटर्स, ठीक है। एज राउटर इसकी sit between the core router and external network, connectivity can be wired or wireless। अच्छा, वायरलेस में ऐसा कौन सा राउटर होगा बताओ? ये भी आप जानते हो, बस कॉन्सेप्ट वाइज नहीं पता। क्या सर? ये वायर्ड वायरलेस वायर्ड वाला राउटर तो समझ में आ गया, आईएसपी यूज कर रहे हैं। वायरलेस वाला तो आईएसपी यूज नहीं कर रहा है ना, ये कर रहा है। आपको तो कनेक्टिविटी वायर के थ्रू ही मिल रही है, तो वायरलेस वाला कहाँ यूज हो रहा है? अगर यहाँ स्टेटमेंट ये है कि वायरलेस भी है, वो तो एंड डिवाइस और राउटर को कनेक्ट करने के लिए वायरलेस यूज कर रहा है। तो एंड डिवाइस तो हो गया ना, वो तो हम होम राउटर से कनेक्ट कर रहे हैं, होम राउटर आईएसपी से कनेक्ट कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आईएसपी जो जिस लेवल का वायर्ड राउटर है ना, उसी लेवल का एज लेवल का ही एक वायरलेस राउटर भी आता है, एज वायरलेस राउटर जो अच्छा अच्छा। वो कौन यूज कर रहा है, कहाँ यूज हो रहा है? तो वो यूज होते हैं आपके टावर का तो साइन बना हुआ है, टावर ही नहीं है, ये समझ लो इस तरह में, समझ गए? टेलीफोनिक कम्युनिकेशन चलता है ना, सेलुलर नेटवर्क समझते हो ना, तो वहाँ पे Yes, जो sir. टावर जो लगे होंगे उन पे जो डिवाइस लगे होते हैं वो वायरलेस होते हैं, वहाँ तो वायर ही कनेक्ट कर रहे हैं, वो एज लेवल पे रहता है, ठीक है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको टावर राउटर्स रियल टाइम में। बड़े बड़े डिवाइस होते हैं, ये देखो उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये एज लेवल की डिवाइस,
इसको कुछ और ही बोला जाता है, मैं मेरे माइंड से स्किप हो गया। इस पे पूरी कॉन्फ़िगरेशन की जाती है 4G 5G, ठीक है। तो इनका छोटा वेरिएंट भी आता है, इनका छोटा वेरिएंट ऑफिसेस में लग जाता है। कौन यूज करता होगा इनका जो स्मॉल वेरिएंट आता है? हाँ, बैंक्स वगैरह यूज करती है इनका स्मॉल वेरिएंट सर। बिल्कुल सही। बैंक्स या बड़े बड़े कॉल सेंटर्स, जैसे मान लो कि एक कॉल सेंटर है बिल्कुल बेसमेंट में जाके, वहां तो नहीं आएगा ना नेटवर्क, ठीक है। ये मार्जिन तो यूज करते हैं, ये मार्जिन भी पूरे सब में एक ये नेटवर्क बूस्टर होता है सर, ये क्या चक्कर होता है इसका? ये नेटवर्क बूस्टर ही कह रहा हूँ मैं, इसका छोटा जो वेरिएंट होता है उसको नेटवर्क बूस्टर ही कहते हैं, अच्छा। ठीक है। तो वहां पे क्या करते हैं, डिवाइस लगा देते हैं और इस डिवाइस की कनेक्टिविटी वायर्ड के साथ इस टावर के साथ होती है, वो अलग से चार्जेस वगैरह लगते हैं इसके, तो उसका फिर तो ये हाई लेवल के राउटर्स हो जाएगी सेलुलर वायरलेस। और सर ये जो टावर होता है ये किससे कनेक्ट होता है? टावर आपस में सारे वायर्ड कनेक्ट होते हैं और आपकी कनेक्टिविटी टावर तक की वायरलेस होती है। आप देखते नहीं हो सड़कों पे लाइनें जा रही होती है हमेशा, कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, कोई ना कोई फाइबर लाइन बिछाएगा, सारी फाइबर लाइन इंटरनेट के लिए तो नहीं हो रही है, कुछ कॉलिंग के लिए भी यूज हो रही है। और अब तो कॉलिंग और नॉर्मल दोनों ट्रांसमिशन सेम ही हो गया, क्योंकि अब तो फोन के थ्रू भी इंटरनेट वैसे ही चलता है जैसे आप वाईफाई के थ्रू चला रहे, ठीक है। अच्छा, मैपिंग आसान किसकी होगी अगर ट्रेसिंग करी जाए, तो वाईफाई ट्रेस करना ज्यादा आसान होगा या सेलुलर नेटवर्क ट्रेस करना ज्यादा आसान होगा? वाईफाई से। क्या श्योर हो? वाईफाई सर। वाईफाई को ट्रेस कर लिया जाए, मान लो कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ट्रेसिंग करनी है, तो जो एक राउटर है, सेल नेटवर्क। राउटर के थ्रू जो यूजर कनेक्टेड है वो जल्दी आइडेंटिफाई हो जाएगा कंपेयर टू जो सेलुलर टावर के थ्रू यूजर कनेक्टेड है। किस बेस पे कह रहे हो? राउटर में तो सर प्रॉक्सी वगैरह यूज हो जाएंगी और काफी राउटर। राउटर में कौन सा प्रॉक्सी यूज नहीं हो सकता भाई, बिल्कुल हो सकते हैं। सेलुलर वाला सिस्टम बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट, राउटर लिमिटेड डिवाइस से लिमिटेड एरिया में होता है, बस यही रीजन है कि इस वजह से होम नेटवर्क आइडेंटिफाई होता है, ठीक है। उसमें आपके फोन तक नहीं पहुंचना है, अगर आप वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड हो तो वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टिविटी में यूजर को फोन तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ वाईफाई तक पहुंचेगा, वो पता लग जाएगा कि यहाँ पे 4 बंदे इनमें से एक। लेकिन अगर टावर नेटवर्क में यूजर कनेक्टेड है तो भाई लाखों यूजर्स कनेक्टेड हैं, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स कनेक्टेड है एक टाइम पे एक टावर नेटवर्क से, तो उस टावर नेटवर्क से कैसे उन थाउजेंड में से सेलेक्ट कर सकता है कि पर्टिकुलर ये यूजर है, ठीक है। और उस सेलुलर नेटवर्क में फिर थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाए, वो रेंज ही बता पाता है हमेशा टावर नेटवर्क, रेंज के अलावा और कुछ नहीं बता सकता कि एग्जैक्ट ये रेंज है, ठीक है। इसलिए वाईफाई नेटवर्क में इजी होता है ट्रेस करना किसी। चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कोर राउटर्स। पूरे नेटवर्क का बैकबोन कोर राउटर्स पे ही होता है, नेटवर्क मतलब इंटरनेट का है, ठीक है। बहुत लार्ज स्केल पे काम कर रहे थे, बहुत हाई स्पीड होती है, बहुत हाई स्पीड का मतलब ऐसे समझो एक एक इंटरफेस आपका 100 गिग से लेकर के मतलब 40 गिग से 100 गिग तो एवरेज रहता है इन पोर्ट्स का, ठीक है। क्योंकि इनके साथ ना इन कोर राउटर्स के साथ कौन कनेक्ट करने वाला है, आईएसपी कनेक्ट करने वाला है, जिसको ऑलरेडी 60 जीबीपीएस की स्पीड 40 जीबीपीएस की स्पीड चाहिए, उससे अपर पे काम करेंगे तभी तो दे पाएंगे, ठीक है। इनके पास ना लार्ज स्केल में डेटा आता है, नेटवर्क ज्यादा नहीं आते, नेटवर्क से छटपट के ट्रांसलेट होकर नेट के थ्रू इसके पास एक ही नेटवर्क पे ट्रैफिक इसको रिसीव हो रहा होगा, और अगर इसने 100 आईएसपी कनेक्ट कर रखे तो 100 नेटवर्क पे, आईएसपी के पास तो 1000 यूजर है तो 1000 नेटवर्क से ट्रैफिक आ रहा है, और वो सब ट्रांसलेट होकर ये भेज एक ही जगह आ रहा है, और ऐसे हंड्रेड्स आईएसपी से ग्लोबल आईएसपी से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ग्लोबल आईएसपी के पास नेटवर्क ज्यादा नहीं है, नेटवर्क लिमिटेड है, बट ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। और दूसरा रियल टाइम राउटिंग जो होती है हमेशा ग्लोबल आईएसपी ही करता है जो कोर राउटर यूज करता है। तो सबसे ज्यादा जो बर्डन होता है डेटा का भी और राउटिंग का भी वो किस पे होता है हमेशा,
कोर राउटर्स को, ठीक है। तो मतलब एक्चुअल में अगर मैं आपको कहूँ यहाँ से आपको यूएस जाना है, ठीक है, तो ऑटो वाला आपको एयरपोर्ट तक छोड़ के आ रहा है, एयरपोर्ट से टर्मिनल तक आप जा रहे हो बस से, तो क्या ऑटो वाले ने आपको यूएस छोड़ा है? लेकिन उसकी भी हेल्प हुई है ना वहां तक जाने में। तो बाकी सारे डिवाइसेस का यही काम था, होम राउटर, एज राउटर, एंटरप्राइज राउटर और एज राउटर, ये सब मिलके क्या कर रहे हैं, आपको एयरपोर्ट तक पहुंचा रहा है। एक्चुअल में जो राउटिंग कर रहा है, तो जो प्लेन उड़ा रहा है, मतलब एक तरह से वो राउटर हैंडल कर रहा है, वो कर, तो एक्चुअल राउटिंग नहीं होती है, एक्चुअल ट्रांसमिशन लोड इसी में होती है, ठीक है। बाकी सबका काम है वहां तक पुश कर देना डेटा, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए कोर राउटर्स एंड यूजर्स डेटा कनेक्टिविटी को नहीं देखता है, और अगर आप कोर राउटर से डायरेक्ट कनेक्टिविटी लेते हो तो उसकी प्राइसिंग भी अलग होती है, ठीक है, और वो हैंडल भी नहीं करता है जनरली। कोर राउटर से अगर आप डायरेक्ट कनेक्टिविटी लोगे तो वो आपकी लीज लाइन होती है एक तरह से, ठीक है, पूरी लाइन सर आपने ली, आपकी जैसे आवाज सर्विस ले रहा है वैसे आप लीज लाइन डिजाइन सर कर। आपकी आवाज माइक से दूर से आ रही है। अब भी दूर से आ रही है? थोड़ा बहुत दूर ही है सर, ऐसा लग रहा है कि आप दूर से बोल रहे हो। थोड़ा सा तो रहेगा डिस्टेंस, बिल्कुल पास तो नहीं रख सकता वो, जितना पास रख ओके सकता सर। था रख लिया बस, एक ओके सर। हाफ मीटर का डिफरेंस है उसमें। ओके, यही मैंने जैसे बताया कि राउटर्स पे सारी चीजें होती है, तो डायनेमिक राउटिंग पूरा प्रोसेस इसी पे चलता है, खास करके बीजीपी प्रोटोकॉल, एमपीएलएस प्रोटोकॉल या हाई लेवल प्रोटोकॉल से डायनेमिक सर्विस के लिए ये यूज किए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये रेडंडेंसी, लोड बैलेंसिंग, क्वालिटी ऑफ सर्विस, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, सारा काम यही है, तो ये चीजें हम पढ़ती हैं मेनली सीसीएनपी में। आप जो इन क्लासेस में पढ़ने वाले हो मेनली ज्यादा से ज्यादा वायर्ड राउटर, या बहुत हद तक जाए तो हम एज राउटर तक ही पढ़ेंगे, हालांकि एज राउटर भी सीसीएनपी टॉपिक में ही आता है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन जो होती है इनकी वो सीसीएनपी में आती है। आपको तो होम राउटर और वायर्ड राउटर ही कॉन्फ़िगर करना है, और इसमें भी कम मत समझना कि कुछ कम होगी, बहुत बड़े बड़े लैब्स बनते हैं इसमें, ठीक है, बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट इसमें भी क्रिएट होते हैं। फिर ये कनेक्ट करते हैं आईएसपी से, फिर आईएसपी ग्लोबल आईएसपी से, तो लेवल अप होता जाता है जैसे जैसे आप उसमें करते जाते हो। सारे राउटर्स क्लियर हो गए, ठीक है। तो 5 तरह के राउटर होते हैं, उसके बाद आते हैं आपके वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए एक्सेस पॉइंट, जैसे मैंने बताया, ठीक है। अच्छा, अगर एक कैंपस एरिया नेटवर्क में ना बहुत बड़ा लेवल पे एक वायरलेस एनवायरनमेंट बना दिया, ठीक है, उस वायरलेस एनवायरनमेंट में आपको मैनेज भी करना है। मैनेज क्या करना है कि भाई स्टूडेंट्स ही कनेक्ट हो, बाहर का कोई यूजर कनेक्ट ना हो, कैसे करेंगे? पासवर्ड तो 2 मिनट लगेंगे किसी को शेयर करने में। इसकी रेंज कैंपस की कर देंगे। रेंज में कर दोगे तो भाई तब भी ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल एग्जैक्टली कि दीवार से बाहर भी जाएगी नहीं, ये कर सकते हो आप, जब भी कनेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट अनऑथराइज एक्सेस प्रिवेंट करना है, क्या सर? ठीक है, अनऑथराइज एक्सेस कंप्लीटली प्रिवेंट करना है कि भाई ये आना ही नहीं चाहिए। तो देखो, एक्सेस पॉइंट्स कनेक्टेड होंगे एक डिवाइस से, दैट्स कॉल्ड डब्ल्यूएलसी, वायरलेस लैन कंट्रोलर। इस वायरलेस लैन कंट्रोलर का काम क्या होगा, जितने भी एक्सेस पॉइंट है उन सबको मैनेज करेगा। उस और ये डब्ल्यूएलसी भी और सारे वायरलेस एक्सेस पॉइंट भी कनेक्टेड होंगे एक स्विच से, उसी स्विच से कनेक्टेड होगा एक सर्वर, वो होगा ट्रिपल ए सर्वर, ठीक है। एक तो वो ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि मैं स्विच पे ही मैक फिल्टरिंग लगाऊं, ठीक है। स्विच पे मैक फिल्टरिंग कैसी होती है कि जितने यूजर्स हैं, जैसे ही इस यूनिवर्सिटी में इस कैंपस में एडमिशन ले रहे हैं, तो भाई उनको मैं एक लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, उस लिंक में वो अपना मैक एड्रेस रजिस्टर्ड कर रहे हैं, ठीक है, अपने फोन का मैक एड्रेस रजिस्टर्ड हो गया मेरे पास, ट्रिपल ए की जो लिस्ट बन रही है मैंने उसमें उसका मैक एड्रेस रजिस्टर्ड कर लिया। अब नेटवर्क में जब भी वो यूजर आएगा, और अगर उस मैक एड्रेस के साथ आएगा तो उसको एक्सेस मिल जाएगा, कनेक्टिविटी मिल जाएगी, इंटरनेट चलाएगा, वेबसाइट एक्सेस कर सकता है, वहां का डेटा एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और डिफरेंट मैक एड्रेस के साथ आएगा तो एक्सेस नहीं कर सकता,
तो बाहर के यूजर को चाहे मैं आईपी मैं सब कुछ बता दूं, पासवर्ड भी बता दूं, ओटीपी भी बता दूं, सब कुछ बता दूं, तब भी वो डिवाइस कनेक्ट ही नहीं करेगा फिजिकली। उस लिंक से बाहर वाला बंदा एड्रेस रजिस्टर करा लेगा लिंक से तो बाहर के रीजन नहीं है, क्योंकि दूसरे डिवाइस जो भी डिवाइस होगा वो अनऑथराइज होगा, उसको रजिस्टर्ड तो होगा नहीं। ठीक है, तो उसका मैक एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं होगा, उस डिवाइस को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। पहले डिवाइस मतलब एक्सेस पॉइंट ही एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जैसी रिक्वेस्ट जाएगी एक्सेस पॉइंट पे, एक्सेस पॉइंट रिक्वेस्ट भेजेगा डब्ल्यूएलसी पे, डब्ल्यूएलसी रिक्वेस्ट भेजेगा ट्रिपल ए सर्वर पे। ठीक है, तो ट्रिपल ए सर्वर इसको बताएगा भाई ये डिटेल, ये बंदा तो है ही नहीं हमारे डिटेल एंट्री में, तो उसको एक्सेस मिलेगा। तो जिनकी देखो नेटवर्क का एक रूल है, डिफॉल्ट डिनाई स्टेट होती है नेटवर्क के अंदर। डिफॉल्ट डिनाई स्टेट समझते हो? बताओ क्यों? नहीं, अगर आपने किसी एक को अलाउ किया है और बाकियों के बारे में नहीं बताया कि अलाउ है या नहीं, सारे डिनाई होंगे इसके बाद, जिसको अलाउ किया। ठीक है, और एक बार अगर आपने सबको अलाउ कर दिया है और उसके बाद आप डिनाई लिख रहे हैं, तो अब तब भी सारे अलाउड है। तो हमेशा पहले डिनाई स्टेटमेंट दी जाती है, उसके बाद अलाउ स्टेटमेंट दी जाती है। ठीक है, तो उस इस केस में क्या होगा, जो कैंपस एरिया नेटवर्क बनाया जाएगा इसमें तो डिफॉल्टली क्या होगा, सारे डिनाई, ठीक है, और सिर्फ ये अलाउड है, या पहले तो ये रखेंगे, पहले ये अलाउड है, उसके बाद ऑल डिनाई स्टेटमेंट। तो लिस्ट चेक होते हुए आएगी, लास्ट में ऑल डिनाई स्टेटमेंट में ये मैच करेगा, इसका रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कुछ यूनिवर्सिटीज में ये कॉन्फ़िगर भी है, अगर आप जाओगे किसी को कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो देख लेना कि वहाँ वाईफाई से आप कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे। अब कई बार क्या होता है कि एडमिशन का टाइम है, वहाँ सारे एडमिशन तो लेंगे नहीं, बहुत सारे आएंगे, तो उस पार्टिकुलर टाइम के लिए क्या किया जाता है, गैस नेटवर्क ऑन किया जाता है। गैस नेटवर्क समझते हो? नहीं, गैस नेटवर्क में वेरिफिकेशन डाल देंगे हम कि ओटीपी के साथ ये लॉगिन करेगा और ये यूजर रहेगा। लॉगिन कर लिया, लॉगिन करने के बाद पार्टिकुलर 1 घंटे तक या 2 घंटे तक सेशन होगा उनका, कि आप एक दिन में 2 बार और इतने घंटे तक ही कनेक्ट कर सकते हो। ऐसा कहाँ होता है बताओ? मेट्रो में होता है, रेलवे पे होता है, फ्री वाईफाई जहाँ मिलो सब जगह होता है नहीं। ये कनेक्ट करके देखना, वहाँ आप लिमिटेड टाइम के बाद अपने आप ही वो टर्मिनेट कर देता है session। ठीक है, तो ये भी एक्सेस पॉइंट से ही कॉन्फ़िगर किया जा रहा है। एक्सेस पॉइंट दो तरह के आते हैं, एक लेयर 2 आते हैं और एक लेयर 3 आते हैं। लेयर 3 एक्सेस पॉइंट ही होम राउटर बन जाता है। लेयर 3 और लेयर 2 का क्या मतलब है? लेयर 2 सिर्फ मैक एड्रेस पे काम करेगा, मैक एड्रेस की बेस पे चेक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। लेयर 3 मैक प्लस आईपी दोनों पे काम करेगा। ठीक है, और लेयर 3 एक्सेस पॉइंट राउटिंग भी कर सकता है, मतलब एक सिंगल राउटिंग कर सकता है, आगे आईएसपी की तरफ डेटा फॉरवर्ड करना। तो होम राउटर के पास ही फीचर होते हैं ना, तो कई बार होम राउटर को ना लेयर 3 एक्सेस पॉइंट भी बोला जाता है। ठीक है, होम राउटर भी बोला जाता है, वायरलेस राउटर भी बोला जाता है, तो ये मल्टीपल नाम उसी के ही डिफाइन किए। ठीक है, बाकी एक्सेस पॉइंट मेनली लेयर 2 ही यूज होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, और स्ट्रक्चर यूज होते हैं पूरा, और ये एक बड़े बड़े जो ऑफिस जोन बनते हैं ना, पूरा एक जैसे होता है ना, कैंपस तो हो ही गया, ऑफिस भी बहुत बड़े बड़े एरिया में बन जाते हैं कई बार। ठीक है, तो उसमें भी यही नेटवर्क इम्प्लीमेंट किया जाता है, यही डिवाइस इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, डब्ल्यूएलसी में दिखा देता हूँ आपको कैसा होता है, पर फर्क ज़्यादा नहीं है इन दोनों में। जैसे यहाँ जाओगे वायरलेस डिवाइसेस, ये रहा डब्ल्यूएलसी वायरलेस लैन कंट्रोलर। ठीक है, और ये रहा एक्सेस पॉइंट, टीपी कहीं लिखा हुआ है ये रहा। ठीक है, तो ये इससे कनेक्ट, ये दोनों के बीच में कौन रहेगा, ये स्विच रहेगा, सब इससे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, स्विच के थ्रू वायरलेस लैन कंट्रोलर इन सभी एक्सेस पॉइंट को इंस्ट्रक्शन क्लियर होगा। अच्छा, एक्सेस पॉइंट का एक और यूज होता है, जैसे मुझे नेटवर्क एक्सटेंड करना हो, मैंने वाईफाई लगाया, मुझे ना थर्ड फ्लोर पे देना है, मैं ग्राउंड फ्लोर पे हूँ, मुझे थर्ड फ्लोर पे एक्सेस देना है। अब तो एक तरीका ये है कि मैं इसका यूज कर लूँ, रिपीटर का, वायरलेस रिपीटर। वायरलेस रिपीटर क्या करता है, सिग्नल बूस्ट करने का काम करता है। ठीक है, कैसे बूस्ट करेगा, कि 10 मीटर तक आ रहा है, 10 के बाद 20 मीटर पे नहीं आ रहा है, या 11 मीटर पे 12 मीटर पे नहीं आ रहा है, तो 11 मीटर पे या 10 मीटर पे ही मैं एक एक्सेस पॉइंट लगा दूंगा और उसको कनेक्ट कर दूंगा अपने वाईफाई से, सिग्नल बूस्ट हो गया अगेन 10 मीटर के लिए। बट ये सिर्फ रेंज एक्सपेंड कर रहा है, मुझे
ग्राउंड फ्लोर से जो थर्ड फ्लोर लेके जाना मुझे बीच में नहीं चाहिए, मैं बीच में किसी को एक्सेस नहीं देना चाहता हूँ। अगर मैं ये प्रोसेस फॉलो भी करता हूँ तो बीच में कितने सारे रिपीटर यूज करने पड़ेंगे मुझे, है ना। इससे बेटर है कि मैं एक केबल लाऊं, डायरेक्ट ऊपर एक्सेस पॉइंट को कनेक्ट कर दूं, सेम सिग्नल वहां भी ब्रॉडकास्ट होगा, यहाँ भी ब्रॉडकास्ट होगा, ठीक है, सेम वाईफाई से कनेक्ट होगा, सेम पासवर्ड लगेगा उसमें, और एक ही नेटवर्क में आएंगे दोनों, दोनों पे कनेक्टेड डिवाइसेस एक ही नेटवर्क में, आईपी नेटवर्क, ठीक है। तो ये बेनिफिट होता है आपका एक्सेस पॉइंट का। रिपीटर सिर्फ पार्टिकुलर एक शॉर्ट रेंज के लिए यूज हो रहा है, समझ में आ रहा है कि भाई 15 मीटर तक की रेंज थी, मुझे 30 मीटर तक एक्सपेंड करना है, तो मैंने एक्सेस पॉइंट लगा के 30 मीटर तक एक्सटेंड कर दिया, वहां तक के लिए डेट्स होती। अच्छा, इसी में वायर्ड रिपीटर भी होता है। वायर्ड रिपीटर किस लिए होते हैं? हर केबल की एक स्ट्रेंथ है कि इतने मीटर तक ही डेटा फॉरवर्ड कर पाएगा, उसके बाद डेटा लूज कर देता है, ड्रॉप करना शुरू कर देता है, ठीक है। नॉर्मल लैन केबल 100 मीटर तक डेटा फॉरवर्ड कर सकता है, 100 मीटर के बाद, तो 100 मीटर के बाद अगर मुझे 150 मीटर पे कुछ कनेक्ट करना है, 100 मीटर पे मैं रिपीटर लगा के आ जाता हूँ, और फिर से 100 मीटर तक ही स्ट्रेंथ हो जाती है। वायर्ड रिपीटर इस तरह से होगा जैसे साइड में लिखा हुआ है ना, रिपीटर जिस पे, बस, ठीक है। इनके दो ही पोर्ट होते हैं, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। अच्छा, एनआईसी में तो ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप जानते हैं इसके बाद नेटवर्क इंटरफेस का। हाँ, एक चीज बता देता हूँ, वायर्ड एनआईसी में वायरलेस एनआईसी भी आते हैं, वायर्ड भी आते हैं। वायर्ड में आपके कॉपर वाले भी आते हैं और फाइबर वाले भी आते हैं। ये दोनों कौन से हैं? फाइबर वाले हैं। और ये कौन सा है? कॉपर वाले, ठीक है, जिसमें RJ45 लगता है। इसके अलग अलग कनेक्टर्स भी आते हैं। एक्सेस पॉइंट हो गया, गेटवे हो, तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल का आपका टॉपिक रहेगा गेटवे, फायरवॉल, क्योंकि फायरवॉल में हमें बहुत सारे टाइप के फायरवॉल भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा इसको कंटिन्यू करेंगे, तो कल इस टॉपिक को खत्म करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है पूछ सकते हैं।